नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 13 अगस्त 2026। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था और आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो भाई जितने लोग पेपर देकर आए हैं साथियों मिला लीजिएगा। और देखिए, जिनका पेपर बाकी है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए मैं डेली एक्सपेक्टेड क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। साइंस का, करंट अफेयर्स का, वो क्लास आप जरूर से जरूर देख कर जाना। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। साथियों, एक सवाल ऐसा था कि फरवरी 2026 में किस देश की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई और नए प्रधानमंत्री कौन बने। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा ही था। आपका लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही है जो आप समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी फरवरी 2026 में बीएनपी की सरकार कहाँ बनी थी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तारिक रहमान। मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, तारिक रहमान। आई होप इस क्वेश्चन को सभी ने करेक्ट किया होगा क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा घुमा के पूछा था। ठीक है, तो फरवरी 2026 में अभी जो बांग्लादेश में सरकार बनी थी वो बीएनपी की सरकार बनी थी। इसका फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो तारिक रहमान। ठीक है, आगे देखिए, एक सवाल था अभिनेता विजय थालापति, ठीक है, ने राजनीति में आने और अपनी पार्टी टीवीके की घोषणा करने से पहले मुख्य रूप से कौन सा पेशा इन्होंने अपनाया था। बेसिकली आपसे पूछा ये था कि राजनेता बनने से पहले थालापति विजय क्या थे? तो भाई एक्टर थे, एक्टिंग करते थे, फिल्मों में काम करते थे, हीरो थे, आप सभी को पता है। बस तो इसको आंसर करना था। तमिल फिल्म अभिनेता या केवल एक्टर या अभिनेता आपको दे के रखा था, वही आपको चुनना था। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, आसानी से आप कर सकते थे, है ना। क्योंकि देखो, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। तो तमिलगा वेत्री कड़गम, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये सब बातें आपको तो पता ही होगा, मैंने रेगुलरली आपको पढ़ाया है, तो आप बने हुए हैं रेगुलरली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखिए, एक आर्टिकल से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला है साथियों। क्वेश्चन ऐसा था कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार नागरिक को सड़क पर सुरक्षित चलने और जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये भी सिंपल सवाल था क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस एग्जाम में आपको भले जीके जीएस या पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको आर्टिकल्स ही नहीं पता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और ये ऐसा आर्टिकल है कि आप सभी को पता होगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं हर बच्चे को पता है कि आर्टिकल 21 जो है ये जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 21। आर्टिकल आपसे पूछा था तो आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का आंसर करना था। सिंपल था, आसानी से कर लेते आप। आगे देखिए, एक सवाल था नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। अब ये क्वेश्चन कल भी पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में और आज भी पूछा है। कल मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है अभी, अशोक कुमार लाहिड़ी जी। और मैंने ये भी बताया था कि नीति आयोग के नए सीईओ अभी कौन बने हैं। तो याद रखना, निधि छिब्बर के बाद अनुराग जैन जी, अनुराग जैन पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। अनुराग जैन जी जो हैं अभी नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, आगे देखिए, साइंस के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था एथेन से, एथेन देखो नाम अलग अलग है और इनका काम भी अलग अलग है। तो एथेन से एथेन का बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगासन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा, वही आपको चुनना था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका योगात्मक अभिक्रिया हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए, एथेन का एथेन में परिवर्तित होना एक हाइड्रोजनीकरण या फिर योगशील या एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन, या फिर अगर ऑप्शन में एडिशन नहीं दिया हुआ था तो हाइड्रोजनकरण आपका ऑप्शन में रहा होगा, वही आपको चुनना था। आगे देखिए, एक सवाल था किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको देके रखी थी 10 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे क्या किए होंगे
कि भाई दर्पण सूत्र लगाए होंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पेन भी नहीं उठाया होगा बच्चे ने और जुबानी इसको सॉल्व कर दिया होगा। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये पता है कि किसी भी अवतल दर्पण में जितनी दूरी पर फोकस होता है, फोकस आपको देके रखा है 10 सेंटीमीटर, उसके जस्ट डबल दूरी पर आपका वक्रता केंद्र होता है यानी सी होता है। तो फोकस दूरी अगर 10 देके रखा है, ये 10 फोकस दूरी का मान 10 है, ठीक है, और बोला है किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी फोकस दूरी अगर 10 है तो वस्तु को रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां पर वक्रता केंद्र पर रखा गया है। और आप सभी को पता है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु जो है ना समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के सामने ही बनेगा और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, चलिए ये सब तो आपको पता ही है। देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, इसीलिए प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। आगे देखिए, ये सब चीजें जाननी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा साथियों। देखिए एक सवाल था मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा आमाशय के रस का पीएच मान या आमाशय के रस का पीएच लगभग कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन था। देखिए अगर जठर का रस का पूछा था तो जठर के रस का पीएच मान तो 1.2 होता है। तो बेसिकली आपसे पूछा था आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.5 to 3.5 के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ठीक है। देखिए HCl जो है ना आमाशय में अम्लीय वातावरण बनाता है, यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह भोजन के साथ आए कई हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में भी मदद करता है। आगे देखिए एक सवाल था, ओम के नियम से पे ये क्वेश्चन नहीं, देखो पावर भी दे के रखा था, आर का मान आपको निकालना था। क्वेश्चन था यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर आपको दे के रखा था 20 वोल्ट और विद्युत शक्ति आपको दे के रखा था साथियों पावर जो है 60 वाट, तो इसमें प्रतिरोध का मान आपको निकालना था। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था एक्सपेक्टेड क्लास में, जब भी ऐसा आपको शक्ति दे रखे, पावर का मान दे के रखे और आपको विभवांतर दे के रखे, तो प्रतिरोध निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है R = V²/P, बताया था मैंने ये। तो V का मान 20 है तो 20 × 20, P का मान आपका यहाँ कितना दिया हुआ है तो 60, तो इसको जब आप काटोगे तो 20 × 60 और 20/3 कितना होता है, तो 20/3 आपका होता है 6.67 ओम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 6.67 ओम हो जाता। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आज भी आपको एक्सपेक्टेड क्लास करवाएंगे, अभी साइंस का आएगा, साइंस और करेंट अफेयर्स का मिक्स 100 क्वेश्चन का, फिर रात में 100 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स कराएंगे। देखो जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना करेंट अफेयर्स का जो क्लासेस, वो देख ही लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन था 1 किलोग्राम, देखिए यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 50 जूल से बढ़ाकर 98 जूल हो जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होता है। सिंपल, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। इसमें करना ये होता है कि कितना बढ़ा है और किससे बढ़ा है, बस माइनस कर दो। तो 98 जूल बढ़ा था ना, पहले कितना था, पहले 50 था, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप माइनस कर दो, घटा दो, कितना आएगा 48 जूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा 48 जूल, है ना। चलिए बाकी गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है कि 12mv² होता है साथियों, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। और याद रखना कार्य प्रमेय, देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, कुल कार्य अगर आपको निकालना है तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ वही आपका कुल कार्य होगा। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ था, 50 से 98 हो गया था, यानी 48 का परिवर्तन आया था, तो वही आपका आंसर हो गया। आगे देखो एक क्वेश्चन था, जब कार्बन को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो ये जो है ना साथियों, कौन सी गैस इसमें बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें जो है ना साथियों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, याद रखना। देखो ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और अभिक्रिया अगर पूछा था तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक सवाल था, स्वादिष्ट भोजन को देखने या उसकी गंध सूंघने पर मुंह में लार आना या मुंह में पानी आना, ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो साथियों ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है भाई, याद रखना किसका? तो प्रतिवर्ती क्रिया का, रिफ्लेक्स आर्क जिसको आप बोलते हैं। देखो लार में लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। आगे एक सवाल था, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका यानी आइरिस, और अगर आपके ऑप्शन में आइरिस नहीं दिया हुआ था तो प्यूपिल आपको दिया होगा, ठीक है। तो आइरिस इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक वेग समय ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, तो हो सके क्वेश्चन अगर ऐसा था कि वेग समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाती है, तो आप सभी को पता है कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो हमें त्वरण देती है, एक्सेलेरेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका त्वरण हो जाता साथियों, ठीक है। देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण देता है, जबकि ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो है ना वो विस्थापन को दर्शाता है, ये भी आप याद रखना। एक सवाल था, निम्नलिखित में से किस सरल पादप उत्तक में कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय स्थान बहुत कम या नहीं के बराबर होता है तथा कोशिकाओं की दीवारें कोनों पर मोटी होती है? तो भाई कोलेनकाइमा में, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है ना उत्तक, कोलेनकाइमा में। अगर आपसे पूछे कि कौन सा पादप उत्तक है या कौन सा सरल पादप उत्तक है जिसकी कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो किस में होता है? पेरेनकाइमा में होता है। लेकिन पूछा था बहुत कम या ना के बराबर, तो ये कोलेनकाइमा में होता है साथियों, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति की कोनों पर पैक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक सवाल ऐसा दिया हुआ था कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन दे के रखा था, इधर 17 इधर 35, फिर क्लोरीन आपको दे के रखा था, इधर 17 इधर 37। तो इससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। बेसिकली अगर आपसे पूछा था ये एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, तो बेसिकली देखो इसमें परमाणु संख्या समान है, यानी प्रोटॉन की संख्या समान है और परमाणु भार आपका अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? समस्थानिक ही तो कहेंगे, आइसोटोप्स। तो ऑप्शन नंबर सी आइसोटोप्स समस्थानिक को दर्शा रहा है ये। आगे देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दे के रखे थे, हो सके तो यहाँ पर मैंने वायु लिया है, वायु के जगह पर आपको दूसरा कुछ दे के रखा हो, जैसे चीनी में पानी का घोल या पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल, ये सभी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे कि मिश्र धातु, ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो कुछ भी आपको ऑप्शन में दे रखा था वही आपको आंसर चुनना था। बाकी देखो पानी और रेत, मिट्टी और रेत, चौक और पानी, ये सभी तो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। देखिए समांगी मिश्रण में सभी घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, याद रखना। एक सवाल था, सक्रियता श्रेणी में यानी रिएक्टिविटी सीरीज में मध्यम क्रियाशील धातुएं जैसे कि जस्ता, लोहा सामान्यतः किस प्रकार के अयस्कों के रूप में पाई जाती है? तो देखिएगा एक बात याद रखना, सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है ना, वो किस प्रकार के अयस्कों या किस प्रकार से निष्कर्षित किए जाते हैं? तो या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड अयस्कों के रूप में। तो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों के रूप में, यही आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः वर्जन तथा कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे देखिए साथियों एक सवाल था, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक है। किसी बच्चे ने बताया आया था, किसी बच्चे ने नहीं। अब बताना आया था कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका छोटी आंत हो जाता साथियों, छोटी आंत, ठीक है। एक सवाल था, तृतीयक श्रेणी के उत्तलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अब ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो तृतीयक श्रेणी का एक उदाहरण आपको चुनना था ऑप्शन के अनुसार। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो तृतीयक श्रेणी के उत्तलक का उदाहरण है वो है चिमटा, ठीक है। आपको बता देते हैं, देखो अतिरिक्त तथ्य में, एक्स्ट्रा फैक्ट में, तृतीयक श्रेणी के जो उत्तलक होते हैं उनमें आयास या आयाम जो होता है ये बल
ये बीच में होता है। उदाहरण के तौर पर चिमटा, मानव भुजा, मछली पकड़ने वाली छड़ी, ये सभी जो है तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक हैं। देखिए प्रथम श्रेणी में क्या होता है, प्रथम श्रेणी में आलंब बीच में होता है, उदाहरण कैंची। द्वितीय श्रेणी में भार बीच में होता है, उदाहरण ठेला। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में सामान्यतः यांत्रिक लाभ जो है वो 1 से कम होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का घटक है, तो न्यूरॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। यह शरीर में तंत्रिका संदेशों का संचार करता है। नेफ्रॉन की बात करें तो ये ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। एल्वियोली की बात करें तो फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान का यह स्थान है। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए थे लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बच्चे बता ही नहीं पा रहे हैं यार, जबकि मैं यार इतनी क्लासेस करा चुका हूँ करंट अफेयर्स के, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप वो क्लासेस अगर नहीं देखे हैं साथियों तो ज़रूर देख लेना जाकर, जो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।